Hi students, good morning to everyone. Welcome to our Star Coaching YouTube चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के लेक्चर 1 में अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्षार एवं लवण का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोगों को इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। पहला है यौगिक। यौगिक इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। यौगिक किसे कहा जाता है इसको देखते हैं। यौगिक के कितने भाग है उसको देखते हैं। उसके अंतर्गत कितने भाग होते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं यौगिक किसे कहा जाता है। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में यौगिक क्या होता है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O जल, NaCl सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले हैं। कैल्शियम का एक अणु ऑक्सीजन का एक अणु, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड में 1:1 का अनुपात है जो कि यह एक निश्चित अनुपात है, इसलिए इसे यौगिक बोलते हैं। H2O इसमें हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु, इन दोनों का आपस में अनुपात 2:1 का है, अर्थात एक इनका अनुपात एक निश्चित है 2:1, तो यह एक यौगिक है। सेम उसी प्रकार NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 1 अणु क्लोरीन का 1 अणु, दोनों आपस में एक निश्चित अनुपात 1:1 के अनुपात में मिले हैं, इसलिए यह यौगिक है। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन भी एक तत्व है। सेम उसी प्रकार कैल्शियम भी तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। अब यौगिक कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? कार्बन परमाणु की उपस्थिति के अनुसार। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं कार्बन परमाणु की उपस्थिति के अनुसार। पहला होता है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी इसको बताया गया है यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसको
कार्बन परमाणु की उपस्थिति के अनुसार बताया गया है। तो इसमें किसी में कार्बन परमाणु उपस्थित होगा और किसी में कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होगा। इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। क्या होता है? कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात इसमें कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है। और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और अकार्बनिक यौगिक किसे कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अकार्बनिक यौगिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अकार्बनिक यौगिक को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है इनके गुणों के अनुसार। अकार्बनिक यौगिक को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है इनके गुणों के अनुसार। पहला है अम्ल, एसिड। सेकेंड है क्षार, बेस। थर्ड है लवण, सॉल्ट। अकार्बनिक यौगिकों को उनके गुणों के अनुसार मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है: अम्ल, क्षार एवं लवण। अब तक लगभग 25,000 यौगिकों का अध्ययन हम लोग अकार्बनिक यौगिक में करते हैं। कितने? 25,000 यौगिकों का अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम लोग 25,000 यौगिकों का अध्ययन करते हैं और इन 25,000 यौगिकों को उनके गुणों के अनुसार अम्ल, क्षार एवं लवण के भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग अम्ल क्या है, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, अम्ल, क्षार, लवण किसे कहते हैं, इसको हम लोग डिटेल से इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला अम्ल। अब हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण लेवाइजियर एवं डेवी के अनुसार पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है? अम्ल, एसिड। अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु में हाइड्रोजन, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु में हाइड्रोजन आयनिक रूप में, हाइड्रोजन आयनिक रूप में मिलता है। जैसे H+ आयन, जैसे देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे सोरे का अम्ल भी बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी बोला जाता है, सोरे का अम्ल। इसमें H+ आयन देखते हैं है या नहीं, इसका आयनिक रूप में करने पर, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु में हाइड्रोजन आयनिक रूप में, जो हाइड्रोजन आयन है वो आयनिक रूप में मिले तो उसे अम्ल कहा जाता है। इसका आयनिक रूप हम लोग करेंगे तो H+ और Cl- आएगा, तो इसमें H+ आयन उपस्थित है, तो इसलिए यह हुआ अम्ल। दूसरा देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे
गंधक अम्ल कहा जाता है, इसे गंधक का अम्ल कहा जाता है। इसका आयनिक रूप करेंगे 2H प्लस SO4 2- होता है। तो इसमें H प्लस आयन उपस्थित है, इसलिए यह हुआ अम्ल। तीसरा देखते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसका आयनिक रूप करेंगे H प्लस NO3-। इसमें हाइड्रोजन आयनिक रूप में H प्लस आयन उपस्थित है, इसलिए यह हुआ अम्ल। अब हम लोग देखते हैं क्षार किसे कहा जाता है। क्षार बेस। ऐसे यौगिक जिनके धात्विक ऑक्साइड अथवा धात्विक हाइड्रोक्साइड अथवा धात्विक हाइड्रोक्साइड क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जिनके धात्विक ऑक्साइड अथवा धात्विक हाइड्रोक्साइड का आयनिक रूप करने पर या आयनिक रूप में लिखने पर O पे 2- आयन अथवा OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हो, उसे क्षार कहा जाता है। क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जिनके धात्विक ऑक्साइड अथवा धात्विक हाइड्रोक्साइड के आयनिक रूप में करने पर ऑक्सीजन आयन O पे 2- आयन हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन उपस्थित होता है, उसे क्षार कहा जाता है। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, Na2O। इसका आयनिक रूप करेंगे। आयनिक रूप हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम आप लोगों को आयनिक रूप कैसे करते हैं आगे हम बताएंगे। इसका आयनिक रूप होता है Ca2+ O2-। इसमें ऑक्सीजन O पे 2- आयन उपस्थित है, अतः CaO क्षार है। NaOH इसका आयनिक रूप होता है Na+OH-। इसमें हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, OH- आयन उपस्थित है, इसलिए यह हुआ क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आयनिक रूप होता है Ca2+ OH 2OH- होता है। इसमें OH- आयन उपस्थित है, हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, अतः यह CaOH का ट्वाइस क्षार है। सेम Na2O इसका आयनिक रूप होगा 2Na+O2-। ऑक्सीजन आयन उपस्थित है, अतः यह हुआ क्षार। अगला देखते हैं लवण किसे कहते हैं। लेवाइजियर एवं डेवी के अनुसार लवण किसे कहा जाता है। हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ चुके हैं। अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। लवण का डिफिनीशन क्या होगा। किसी भी अम्ल अथवा किसी भी क्षार को आपस में रासायनिक अपक्रिया से लवण बनता है। किसी भी अम्ल अथवा किसी भी क्षार को रासायनिक अपक्रिया कराने से लवण का निर्माण होता है और इसमें अनिवार्य रूप से जल भी बनता है। अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस क्षार NaOH की रासायनिक अपक्रिया कराते हैं, आपस में अपक्रिया कराते हैं इनको। तो इनका रासायनिक अपक्रिया में NaCl
प्लस H2O बनता है। जो NaCl है यह है लवण, जो एक प्रकार का यौगिक है। NaCl एक लवण है जो एक प्रकार का यौगिक है। अब ये रासायनिक अपक्रिया में यह कैसे बना है इसको देख लेते हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया का जो अभिकारक होते हैं उनको आयनिक रूप में करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण में जो अम्ल होगा उसका आयनिक रूप लिखेंगे H प्लस Cl माइनस, और इसका जो क्षार है उसका भी आयनिक रूप लिखेंगे Na प्लस OH माइनस। अब किसी भी अम्ल एवं क्षार को अपक्रिया कराते हैं तो अम्ल का प्लस आयन क्षार के ऋण आयन से, अम्ल का ऋण आयन क्षार के धन आयन से यौगिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो यह आयन उपस्थित है यह इसकी संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे यहां पर पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े, जैसे मान लेते हैं A की संयोजकता, A की संयोजकता Y है। क्या है? Y। और B की संयोजकता X है। यौगिक कैसे बनाएंगे देखते हैं। जो A है, A लिखकर उसके नीचे A की संयोजकता को लिखेंगे अर्थात X। जो B है, B के नीचे B की संयोजकता लिख देंगे अर्थात X। यौगिक कैसे बनाएंगे? जो B की संयोजकता है A के नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A के नीचे। और जो A की संयोजकता है वो B के नीचे लिखेंगे अर्थात बनेगा AX BY। यौगिक बना AX BY। सेम इसी कंडीशन पे इसको आपस में मिलाते हैं। अम्ल का H प्लस है अर्थात प्लस वाला है, और क्षार के माइनस वाले आयन को आपस में मिलाएंगे। और उसी प्रकार अम्ल का ऋण आयन और क्षार के धन आयन से आपस में मिलाएंगे। तो जैसे लिखते हैं Na सोडियम है, इसकी संयोजकता ये 1 है, 1 लिख लेंगे। यहां पे Cl है, Cl लिखेंगे यहां पर इसके बगल में, जैसे यहां पर B लिखा गया था। इसकी संयोजकता 1 है, -1 लिखा गया है, लेकिन संयोजकता हमेशा पूर्णांक होती है इसलिए यहां पर 1 लिखेंगे, -1 नहीं लिखेंगे और ना ही +1 लिखेंगे। अब इसको आपस में लिखते हैं। यह होगा इसके नीचे Na के नीचे 1 होगा और Cl के नीचे भी 1 होगा। हम लोग बीजगणित में अथवा रसायन विज्ञान में कभी भी 1 को प्रदर्शित करने के लिए केवल उसके मान को, जो चर राशि होती है केवल उस चर राशि को लिखते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखना हो 1x नहीं लिखते, उसको केवल क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। सेम उसी प्रकार रसायन विज्ञान में भी 1 को नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे Na1 तो लिखेंगे नहीं, Cl1 भी नहीं लिखेंगे, तो होगा Cl। बना क्या? NaCl, जो यहां पर लिखा गया है सोडियम क्लोराइड। H प्लस और OH माइनस आयन, H प्लस और OH माइनस आयन। आज से आप लोग एक याद कर लीजिए, जो H2O होता है इसका 2 प्रकार से आयनिक रूप होता है। पहला H प्लस OH माइनस आयन। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं
तो जल का ही निर्माण होगा। अर्थात कभी भी हम लोग आयनिक रूप में ऐसे अम्लों को दिखाई देगा तो उनको आपस में मिलाएंगे तो जल का ही प्रदर्शित करेंगे, जल को ही प्रदर्शित करेंगे। दूसरा H2O, इसमें भी सेम, जैसे इसको विभाजित किया गया है तो इसका होगा 2H प्लस O प्लस O पे 2 माइनस। तो यहां पर ये जो 2 लिखा गया है इसको आयनिक रूप में करके मैंने लिखा। इसको अगर कहीं आपको मिलता है H प्लस और O पे 2 माइनस आयन तो इसको भी हम लोग लिखेंगे H2O। ओके, आगे देखते हैं दूसरी अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे दूसरा क्षार ले लेते हैं एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस क्षार ले लेते हैं NaOH। इसका रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। इसका आयनिक रूप कैसे करते हैं, जैसे यहां पर है यह AXBY। जब हम लोग इसका आयनिक रूप लिखते हैं तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, जो यक्स है यक्स को इसके सामने लेकर जाएंगे, जिसकी जो संयोजकता होगी उसको उसके सामने लेकर जाएंगे। सॉरी, जैसे AXBY है, जो यहां पर है यक्स के A के नीचे, इसको A के सामने लेकर जाएंगे, और जो Y है B के सामने लेकर जाएंगे। तो यह बनेगा यक्स A, यह दूसरा यौगिक है B, सॉरी दूसरा अणु है, यह होगा प्लस YB। अब यह जो यक्स है इसको B के ऊपर लेके जाएंगे माइनस चिन्ह के साथ, तो यह बनेगा यक्स B के ऊपर गया तो B के ऊपर क्या है X है, तो लिखेंगे माइनस X। Y को A के ऊपर लेके जाएंगे किसके चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ, तो इसको लिखेंगे Y प्लस। इस अध्याय में 2 इंपॉर्टेंट चीज, एक यह याद कर लीजिए, A की संयोजकता Y, B की संयोजकता X है, तो उस समय यौगिक बनेगा AXBY। अगर कोई यौगिक AXBY के रूप में लिखा गया है उसको आयनिक रूप में लिखेंगे तो बनेगा XAY प्लस YB माइनस X या X माइनस। इसको प्लस आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं। जो यह चिन्ह है इस चिन्ह को, इस संख्या को जो यह प्रदर्शित कर रही है X और Y, इसके मान के आगे भी लिख सकते हैं और इसके मान के पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे Ca2 प्लस भी लिखा जाता है, Ca प्लस 2 भी लिखा जाता है, Ca प्लस 2 भी लिखा जाता है, और Ca प्लस प्लस भी लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका 3 है, Ca2 प्लस, Ca प्लस 2, Ca प्लस प्लस। तो आप इसको H2SO4 को इस रूप में लिखते हैं, इसको आयनिक रूप बोला जाता है। इसको आयनिक रूप में लिखेंगे तो लिखते हैं यहां पर H2SO4, जो ये 2 है, जो ये लिखेंगे H2SO4,
जो SO4 है ये एक अणु है, एक आयनिक है, और जो 2 है हाइड्रोजन है, यह एक अणु अथवा आयनिक है। इसको आयनिक रूप में लिखेंगे। ये जो दो है, इस दो को इसके सामने लेकर जाएंगे। जैसे यहां पे x था, x को a के सामने लेकर गए, तो यह होगा 2H प्लस, सॉरी, यह जो टोटल SO4 है यह 1 है, 1 को लिखते नहीं है, इसलिए H2SO4 केवल ही लिखते हैं। यह जो 1 था, इस 1 को इसके ऊपर लेके जाएंगे। जैसे यहां पर y को a के ऊपर लेकर गए, किस चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ। तो यह जो 1 है, 1 को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, यह बनेगा 2H प्लस, क्या बनेगा? 2H प्लस, प्लस ये वाला प्लस y पद, y पद इसमें क्या है? SO4 है, तो यहां पर लिखेंगे SO4। अब इसके सामने क्या लेकर जाएंगे? 1 को, तो 1 लिखते नहीं है, इसलिए SO4 हुआ। अब यह जो 2 है, इस 2 को इसके ऊपर लेके जाएंगे, SO4 के ऊपर, यह होगा SO4, चिन्ह कौन सा होगा? माइनस, यह बनेगा SO4, ये 2 है तो होगा 2, यह बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। उसी प्रकार अब NaOH को तोड़ आयनिक रूप में लिखते हैं, यह लिखेंगे NaOH, जो इसमें OH है यह B पद है, और जो यह Na है सोडियम, यह A पद है। 2 पद है, एक पद B पद, अर्थात A पद B पद। अब इसको आयनिक रूप में लिखेंगे, यह होगा A की जगह पर Na है, Na लिखेंगे। इसके नीचे क्या है? 1, इस 1 को इसको आगे लेकर जाएंगे, नहीं लिखेंगे। अब इस पे यहां पर भी कुछ नहीं है, यह एक पद है, यहां पर भी 1 है, तो 1 को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, अर्थात Na के ऊपर, किसके चिन्ह के साथ? प्लस चिन्ह के साथ। यहां पर लिखेंगे प्लस 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, प्लस OH, यह होगा OH, इसके पीछे 1 है, यहां पर नीचे 1 है, इसको इसके आगे लेकर जाएंगे, 1 होगा यहाँ पे, सेम कंडीशन। और यहां पर जो 1 है, Na के नीचे 1 है, इस 1 को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, किसके चिन्ह के साथ? माइनस चिन्ह के साथ। जैसे यहाँ पे x है, x को लेकर गए b के ऊपर, यानी b वाले पद के ऊपर माइनस चिन्ह के साथ, तो इसलिए यहां पर होगा माइनस। अब हमारा यह बन गया आयनिक रूप। अब मैंने बताया था इन दोनों का अपक्रिया कराने के लिए अम्ल का धनायन, क्षार क्या ऋणायन लेंगे? क्या लेंगे? अम्ल का धनायन, क्षार का ऋणायन। तो यह अम्ल है, अम्ल का धनायन क्या है? H प्लस, और क्षार का क्या? OH माइनस। मैंने बताया था H2O का आयनिक रूप, H प्लस प्लस OH माइनस आयन बनेगा क्या? जल। यहां पर बना आपका जल। अम्ल का ऋण आयन और क्षार का धन आयन। तो क्षार का धन आयन क्या है? Na प्लस, तो लिखेंगे Na। यह जो प्लस है यह इसकी संयोजकता प्रदर्शित कर रही है, यानी प्लस 1 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। तो इस तरह से इस रूप में हम लोग लिखेंगे इसको, तो होगा Na1। और जो अम्ल है, अम्ल का ऋण आयन SO4 2- है, तो यहां पर लिखेंगे SO4
जो 2 है x की जगह पर लिखेंगे, होगा 2। इस 2 को Na के नीचे लिखेंगे, बनेगा क्या, Na2। 1 को SO4 के नीचे लिखेंगे, अर्थात SO4 1 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए इस ब्रैकेट को और 1 को हटा देंगे। बनेगा क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यह है अपना लवण जो प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से लवण प्राप्त हुआ है। अब हम लोग आर्हेनियस के अनुसार देखते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण का क्या डिफिनीशन होता है। आर्हेनियस के अनुसार हम लोग अम्ल देखते हैं। अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देता है। H3O+ आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। उसे अम्ल कहा जाता है। वास्तव में अम्ल जल में विघटित होकर, जो अम्ल है यह जल में विघटित होकर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देता है। और यह हाइड्रोजन आयन जल में संतृप्त होकर, घुलकर H3O+ आयन देता है। इसलिए इसको अर्थात HCl को अम्ल कहा जाता है। अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। क्षार देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहा जाता है, बेस। क्षार ऐसे यौगिक होते हैं, क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में, क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन से संयोग करके, क्या, क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन से संयोग करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन से संयोग करके लवण एवं जल बनाते हैं, उसे क्षार कहा जाता है। एक इसमें नोट करने का पॉइंट है, धात्वीय, सभी सरल धात्वीय ऑक्साइड, सरल धात्वीय ऑक्साइड धात्वीय हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NH4OH सभी क्षार होते हैं। अब लवण किसे कहा जाता है, आर्हेनियस के अनुसार लवण सॉल्ट, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन अथवा पिघली अवस्था में
ऐसे यौगिक जो जली विलयन अथवा पिघली अवस्था में लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जली विलयन अथवा पिघली अवस्था में धन आयन H+ और ऋण आयन OH- के अतिरिक्त वियोजित होते हैं उसे लवण कहा जाता है। लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जली विलयन में, जो जल रहा है उस विलयन में, अथवा उसी को पिघली अवस्था कहा जाता है। पिघली अवस्था में धन आयन, उसमें जो उपस्थित होगा धन आयन उसको, और जो उसमें उपस्थित होगा ऋण आयन OH- आयन, इसके अतिरिक्त उसमें जो आयन उपस्थित होंगे धन आयन और ऋण आयन, वो वियोजित होकर जिनका निर्माण करते हैं उसको लवण बोला जाता है। लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अथवा पिघली अवस्था में धन आयन H+ आयन तथा ऋण आयन OH- आयन के अतिरिक्त में वियोजित हो जाते हैं। अर्थात जो उपस्थित इसके अलावा धन आयन है और ऋण आयन है उसमें वियोजित हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलकर जिनका निर्माण करते हैं उनको लवण बोला जाता है, उनको लवण कहते हैं। जैसे HNO3 प्लस CaMgOH का ट्वाइस। मैंने अभी बताया आप लोगों को आयनिक रूप करना, इसको आयनिक रूप में लिखेंगे तो इसका आयनिक रूप यह देखो, एक पद है NO3, एक पद है H+, एक पद है, अर्थात H+ को जो H है इसको A मानेंगे और NO3 को B मानेंगे। इसके अनुसार इसको आयनिक रूप में लिखेंगे तो यह बनेगा H+ और NO3-, क्योंकि NO3 यहां पर एक है, NO3 ब्रैकेट में 1 आउटसाइड, तो यह बनेगा H+ NO3-। MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयनिक रूप लिखेंगे तो यहां पर 1 है, तो इसको आगे ले जाएंगे तो होगा Mg प्लस या 2+, इसको देखते हैं, Mg तो हो गया, इसके सामने 1 लिखने के लिए तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, ये 2 है इसके ऊपर आएगा, जो y वाला पद था वह a के ऊपर आता घात की तरह, तो यह होगा Mg2+, और ये 2 जो है इसके जस्ट सामने आएगा OH के, तो यह होगा 2OH, यहां पर 1 था तो यहां पर चला जाएगा 1-, इसका प्लस आयन और इसका ऋण आयन। अभी बताया गया है लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अथवा पिघली अवस्था में धन आयन अर्थात H+ आयन और ऋण आयन OH- आयन को छोड़कर के अतिरिक्त वियोजित होते हैं। इसके अतिरिक्त इनको छोड़ दो, H+ आयन यहां पर है, इसको छोड़ देते हैं, OH- यहां पर आयन है, इसको छोड़ देते हैं।
इसके अतिरिक्त जो आयन बचा है इन आयनों को वियोजित कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो जो प्राप्त होगा, जो यौगिक प्राप्त होगा वह होगा लवण। कैसे प्राप्त होगा? यहां पर होगा Mg, इसकी संयोजकता 2 है। अब इसको यौगिक के रूप में AXBY के रूप में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। जैसे यहां पर A और B था, इसकी संयोजकता Y थी और इसकी संयोजकता X थी, अभी बताया था। इस X को इसके नीचे और Y को इसके नीचे लिख रहे थे, B के नीचे। X को A के नीचे लिख रहे थे और Y को B के नीचे। तो यह हुआ Mg, इसकी संयोजकता A के नीचे तथा 2 लिखेंगे। NO B है, दूसरा पद NO3, इसकी संयोजकता 1, इसको यहां पर लिखेंगे, इसको इसके नीचे और 2 को NO3 के नीचे। यह बनेगा MgNO3 का ट्वाइस। ये जो प्राप्त हुआ है यह है क्या? लवण। और इसमें इसके अतिरिक्त यह तो जल बनेगा, तो हमें प्राप्त करना था लवण, तो यह हुआ प्राप्त लवण। इसी को लवण कहा जाता है। आगे देखते हैं क्षारक क्या होता है। हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। क्षारक क्या होता है? अभी हम लोग क्षार के बारे में पढ़े। लेवाइजर एवं डेवी के अनुसार क्षार क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड तथा धात्विक हाइड्रोक्साइड में से O पे 2 माइनस आयन अर्थात ऑक्सीजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन प्राप्त होता है, उसे क्षार कहा जाता है। क्षारक किसे कहा जाता है? ऐसे क्षार, क्षारक को क्षार ही कहा जाता है। ऐसे क्षार जिनके आयनिक रूप में, ऐसे क्षार जिनके आयनिक रूप में अथवा जल में घुलकर, क्षारक ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन उपलब्ध कराते हैं या प्राप्त होता है, उसे क्षारक कहा जाता है। जैसे CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, इसको जल में घुलेंगे, यह आयनिक रूप में विभक्त होगा, तो इसको आयनिक रूप में हम लोग लिखेंगे तो होगा Ca2+, इसको पद A मानेंगे और इसको पद B। AXBY का रूप है, इसको आयनिक रूप में लिखेंगे तो AXBY के रूप में X को इसके आगे A के लिखते थे, तो C के नीचे यहां पर 1 है, 1 को इसके नीचे लिखेंगे तो होगा Ca। जो Y है A के ऊपर लिखते थे प्लस चिन्ह के साथ, यह होगा 2+, होगा Ca2+। इस 2 को OH को सामने लिखेंगे तो होगा 2OH। यहां पर 1 है तो जैसे X था इसके ऊपर जाएगा माइनस चिन्ह के साथ और Y इसके सामने, तो Y 2 आ गया यहाँ पर, Y की जगह पर 2 है, 2 आ गया यहाँ पे। यहाँ पर 1 है, 1 इसके ऊपर जाएगा होगा माइनस। तो इसमें आयनिक रूप करने पर OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हुआ है, अतः यह क्षारक है। इसी प्रकार NaOH देखते हैं।
एन ए को ए पद मान लेते हैं, ओ एच को बी पद मान लेते हैं। यहां पर 1 1 है, यहां पर अगर x मानते हैं, यहां पर y, दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहां पर जैसे यहां पे x था, y था, इसको आगे और इसके आगे, तो सेम इसी प्रकार इसको यहां पर 1 है तो 1 लिखेंगे, नहीं तो होगा एन ए, यहां पर 1 है प्लस y इसके सामने तो होगा y, और x इसके ऊपर, और यह इसके ऊपर प्लस चिन्ह के साथ, यह होगा माइनस चिन्ह के साथ, तो होगा यह OH माइनस। तो इसमें OH माइनस आयन क्या है, उपस्थित है, अतः यह क्या है, क्षारक है। CuO कॉपर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्षार है, धात्विक ऑक्साइड है। इनका आयनिक रूप करेंगे, ऑक्सीजन 2 माइनस होगा, OP2 माइनस आयन प्राप्त होगा। लेकिन यह जल में घुलकर OH माइनस आयन नहीं प्राप्त होता है, अतः यह क्षारक नहीं है। क्या नहीं है, क्षारक नहीं है। इससे पता चला जितने भी क्षार हैं उसमें सभी क्षारक नहीं होते हैं, क्योंकि यह भी क्षार है, क्षारक नहीं है। लेकिन यह क्षार है, NaOH है, OH माइनस आयन प्राप्त होता है तो वह क्षार होता है, यह क्षारक भी है। तो सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। अगला पढ़ते हैं पीएच मान। विलयन की सांद्रता देखते हैं कैसे मापते हैं पीएच मान से। पीएच पैमाना क्या होता है, विलयन का पीएच मान। किसी भी विलयन का पीएच मान क्या होता है, अगर आपको कोई भी विलयन दे दिया जाए, अगर इसको पूछा जाए यह विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय है या उदासीन है, तो कैसे पता करेंगे कि यह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है अथवा उदासीन। इसके लिए एक पैमाना बनाया गया है जिसको बोला जाता है, कहा जाता है विलयन का पीएच पैमाना, पीएच स्केल। किसी भी विलयन का पीएच मान होता क्या है, किसी भी विलयन का पीएच मान, किसी भी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों की मोल प्रति लीटर के, किसी भी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों की मोल प्रति लीटर, इसकी सांद्रता जो है उसको मोल प्रति लीटर में मापते हैं। मोल प्रति लीटर की 10 के आधार लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अर्थात किसी भी विलयन का पीएच मान जब हमें ज्ञात करना हो तो विलयन की सांद्रता हमें प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे किसी भी विलयन का जो H+ आयन उपस्थित है उसकी सांद्रता हम X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, X सांद्रता है मोल प्रति लीटर। बोला गया किसी भी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों की मोल प्रति लीटर के, विलयन में उपस्थित आयनों की मोल प्रति लीटर की मात्रा के, ये जो मात्रा है X माना मैंने, 10 के आधार पर लघुगणक के
ऋणात्मक मान के बराबर होता है, अर्थात log x बेस 10 के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यह हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ। किसी भी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर के 10 के आधार के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसको विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब विलयन का पीएच मान प्राप्त हो गया, हमें ये कैसे प्राप्त चलेगा कि यह विलयन का पीएच मान हमें मिल गया तो यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो नोट, यदि पीएच मान 7 से कम हो, यदि विलयन का पीएच मान जो हमें प्राप्त होगा वो 7 से कम होगा तो यह होगा अम्लीय। अगर पीएच मान 7 के बराबर हो तो यह विलयन होगा उदासीन। अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक प्राप्त होता है तो यह विलयन होगा क्षारीय। जैसे अगर आपको बोला जाए एक सवाल, एक विलयन में H प्लस आयनों की मात्रा, एक विलयन में H प्लस आयनों की मात्रा 2 गुणित 10 के पावर माइनस 8 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। और विलयन का प्रकृति क्या होगा? प्रकृति, ये अजीब शब्द आ गया, मैंने तो अभी आप लोगों को बताया नहीं कि प्रकृति क्या होती है। तो जो विलयन का अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन रूप है तो कौन सा रूप है, उसी को प्रकृति है, उसी को बताना है। जैसे अब इसको ज्ञात करते हैं सवालों में, जैसे यहां पर 2 मिल गया, लॉग हम निकालेंगे तो उसमें log 2 आएगा। तो आपको पहले ही बुक में या जो सवाल दिया रहेगा उस सवाल के लास्ट में ब्रैकेट में उस वैल्यू का मान रखा रहेगा, उस वैल्यू का मान दिया रहेगा। log 2 का मान होता है, log 2 बेस 10 का मान होता है 0.3010। अब हम ज्ञात करते हैं पीएच मान, तो होगा विलयन का पीएच मान बराबर फार्मूला है, विलयन का पीएच मान बराबर माइनस log x बेस 10 माइनस log x का वैल्यू, H प्लस आयनों की मात्रा कोई प्रदर्शित किए थे x का मान दिया है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 8 इन ब्रैकेट बेस 10। इसको हल करेंगे, फार्मूला मैथ में होता है log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। सेम इसी फार्मूले पर इसको विस्तृत करेंगे, विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, होगा माइनस log m की जगह पर 2 है 2
बेस 10 बड़े कोष्टक में होगा क्योंकि माइनस है, ये इसको यह एक फार्मूला है, माइनस अलग है, इंटू है, इंटू के जगह पर प्लस है, होगा प्लस फार्मूले में, n के जगह पर -8 है तो होगा log 10 के पावर -8 बेस 10 ब्रैकेट बंद। इस अब एक फार्मूला और होता है log में, log m के पावर n बराबर n log m, n log m। इस फार्मूले पर इसको विभाजित करेंगे तो यह होगा माइनस बड़े कोष्टक में log 2 बेस 10 प्लस 8 आगे आएगा, होगा -8 log 10 बेस 10। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह होगा माइनस log 2 बेस 10। यहां पर इस माइनस का प्लस में गुणा होगा, माइनस होगा, ये इस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, तो log 8 log 10 बेस 10। एक फार्मूला और है, log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, तो यहां पर इसका वैल्यू होगा 1। log 2 बेस 10 का मान दिया है 0.3010, तो यह होगा -0.3010 प्लस इसका होगा 8। इसको घटा देंगे आपस में तो यह आएगा 7.699। कैसे घटाएंगे, 8.000 कर देंगे, 4 है 4 कर लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा 0, इसके सामने 3010 0, 10 होगा 10, 9 यहां पर बचेगा 9, 9 यहां पर बचेगा 9, 3 चला जाएगा, बचेगा 6.7, 7.6990, तो 7.699। अब इसका मान पीएच मान मिला हमें, इस पीएच मान का वैल्यू कितना है, 7 से कम है या 7 से अधिक है या इसके बराबर है। 7 से अधिक है, 7 से कम है या 7 के बराबर है, तो यह 7 से अधिक है, अतः यह विलयन क्या होगा, क्षारी। तो आपका आंसर होगा, प्रकृति होगी क्षारी और पीएच मान होगा 7.699। अगर आपको जैसे विलयन में क्षारी या तो H+ आयनों की सांद्रता दिया था, अगर OH- आयनों की सांद्रता दिया हो तो उस समय फार्मूला होता है, नोट कर लेंगे, विलयन का POH मान माइनस log POH की सांद्रता Y मान लेते हैं बेस 10। अगर POH मान दिया हो, pH मान पूछता हो तो उस समय pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। यहां पे जो Y का वैल्यू है यह OH- आयनों की सांद्रता है,
मोल प्रति लीटर में ही है। तो इस प्रकार से विलयन का POH मान माइनस log y/10 pH प्लस POH इक्वल टू 14। दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलेंगे पीएच सूचक, अम्लों के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण तथा लवणों के वर्गीकरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।